Students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम एवरेज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर ऑनगोइंग है, जिसमें हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में ऑल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हमने परिचय के बारे में डिस्कस किया, इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया कि किस प्रकार से एसी और डीसी में डिफरेंस है और किस प्रकार से हम एसी धारा को हमारे होम अप्लायंसेस के लिए उपयोग करते हैं। उसी क्रम में आज के इस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो एसी साइकिल का जो हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, धनात्मक जो चक्र है, उसका एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो हम वन बाय वन यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक चक्र के एवरेज वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी औसत मान के बारे में डिस्कस किया था, एवरेज वैल्यू हमने फाइंड की थी और एसी की एवरेज वैल्यू जो हमें मिली थी टोटल ओवर द होल साइकिल, हमने पिछले लेक्चर में पूरे साइकिल के लिए फाइंड की थी, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड की थी। तो हमने देखा था कि एवरेज वैल्यू का हमारा जो वैल्यू आई थी, मान आया था वो 0 आया था। लेकिन यहाँ पर हम टोटल साइकिल के लिए फाइंड नहीं करके हम आधे साइकिल के लिए फाइंड कर रहे हैं। मीन्स हम पॉजिटिव साइकिल के लिए फाइंड कर रहे हैं औसत वैल्यू और उसके बाद हम नेगेटिव साइकिल के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि अगर हम एसी वेव को रिप्रेजेंट करें तो एसी वेव कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है, जिसमें हमारा एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है और हमारा वाई एक्सिस जो करंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जिसको हम धनात्मक चक्र कहते हैं, वहाँ पर हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिली थी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, जो हमारा T/4 था। ये हमारा टाइमिंग 0 है। यहाँ पर हमारा 180 डिग्री पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होता है और ये हमारा टाइम है वो T/2 है। फिर हमने देखा कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल ऋणात्मक चक्र की बात करते हैं, तो ऋणात्मक चक्र में भी एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जिस पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा और वो टाइम हमारा 3T/4 है और लास्ट अल्टीमेटली हमारा वापस करंट का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा इंट्रोडक्टरी हमने डिस्कस पहले कर चुके हैं और यही केस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एवरेज वैल्यू तो फाइंड करेंगे, लेकिन ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फाइंड करेंगे, धनात्मक चक्र के लिए ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो 0 से T/2 तक ही काम कर रहा है। इसके बाद आप देख पा रहे हो T/2 से T तक हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल की, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करूं, धनात्मक चक्र की बात करूं, तो वो हमारा 0 से T तक ही वैलिड है ना। T इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, जो टाइम के रेस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि ये साइकिल तो और भी आगे बढ़ सकता है ना। सो टाइमिंग और आगे इंक्रीज हो सकती है, दैट्स वाई ये फंक्शन ऑफ टाइम हमारा एक्स एक्सिस में है। तो टाइम फंक्शन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 से T/2 तक हमारा जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो हमें देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम कितना है, Im है करंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। और हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, हमारा जो धनात्मक चक्र है, वो 0 से T/2 तक ही है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम कंसिडर कर ले हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जब है वहाँ पर हमारे क्यू चार्जेस फ्लो हो रहे हैं सर्किट में। क्या हो रहे हैं, टोटल क्यू चार्जेस फ्लो हो रहे हैं T/2 टाइम तक। देखो हमने T/2 टाइम क्यों किया, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल का टोटल टाइम कितना है, 0 से T/2 मीन्स टोटल टाइम कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स T/2 टाइम है। सो सपोज कर लो कि सपोज कर लो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में T/2 टाइम के लिए कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, क्यू चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। आप नोट साथ में प्रिपेयर करते जाएं, लिखें कि सपोज फॉर T/2 टाइम देयर आर क्यू चार्जेस फ्लोज इन द सर्किट। माना कि T/2 समय में क्यू चार्जेस फ्लो हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि टोटल पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम कितना है T/2 और चार्जेस को हमने क्यू कंसिडर कर लिया, आवेश को हमने क्यू कंसिडर कर लिया। तो हम जानते हैं कि करंट और आवेश में जो हमारा रिलेशन है, चार्जेस में जो हमारा रिलेशन है, dq = I/dt, ये हमारा रिलेशन है। क्योंकि हम जानते हैं I = Q/T होता है, लेकिन हमने यहाँ पर ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात की है, इसलिए हम यहाँ पे चार्जेस को dq से कंसिडर करेंगे और टाइम को dt से कंसिडर करेंगे। सो dq = I
dt, ये रिलेशन हम जानते हैं, है ना, q इक्वस टू आई डी हो जाएगा, सो dq इक्वस टू आई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, तात्क्षणिक मान, है ना, करंट का तात्क्षणिक जो मान होता है वो होता है हमारा I इक्वस टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में इस इक्वेशन 2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि डी क्यू इक्वस टू यहाँ पे I की जगह आ जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी एंड डी टी का जी टी। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने क्लास 11th में भी देखा है कि अगर हमें डी क्यू की फॉर्म में कोई वैल्यू मिले और हमें टोटल वैल्यू निकालनी है तो डी को अगर हम जब हटाते हैं तो क्या लगता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखता है। ये स्मॉल पार्ट के लिए यहाँ पर चार्जेस हैं, अगर हमें टोटल चार्जेस निकालने हो, टोटल चार्जेस, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम डी क्यू की जगह क्यू लिखेंगे, और जब हम डी क्यू की जगह क्यू लिखेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगेगा और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन मीन्स होता है समाकलन। ओके, और समाकलन और अवकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में हमने क्लास 11th में बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिमिट क्या आएगी। तो लिमिट क्या आएगी, हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, और पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है 0 टाइम पर और एंड हो रहा है t/2 टाइम पर। तो 0 से t/2 हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिमिट लिखेंगे 0 से t/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो आई एम है करंट, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। कहने का मीन्स जो करंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कभी चेंज थोड़ी होगा ना। तो यहाँ पर हम आई एम कॉमन ले रहे हैं, फिर 0 से t/2, और ऐसे भी देखें तो हमारा फंक्शन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो फंक्शन ऑफ टाइम जो चीज़ नहीं है उसको हमने कॉमन ले लिया, तो आई एम को कॉमन ले लिया, 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। अब आप क्लास 11th को वापस अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू हमने जो 11th क्लास में जो हमारा बेसिक हमने फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था आपने, कॉस ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पर तो हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। लेकिन देखो यहाँ पर फंक्शन ऑफ टाइम है और टाइम के साथ एक कांस्टेंट है ओमेगा, तो ओमेगा हमारा डिवाइड में आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट पार्ट होता है वो डिवाइड में आता है। सो द डिफरेंशिएशन द इंटीग्रेशन ऑफ द साइन ओमेगा टी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। वापिस अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो ओमेगा डिवाइड में आया है उस ओमेगा को हम क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ओमेगा को वापिस कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी 0 से t/2। अब हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वस टू होता है 2πf। ओमेगा इक्वस टू क्या होता है, 2πf। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओमेगा इक्वस टू 2πf होता है, तो ओमेगा की जगह हम यहाँ पे 2πf रख सकते हैं, लेकिन f इक्वस टू 1/t होता है ना। सो ओमेगा की वैल्यू क्या हो सकती है, 2π/t। सो ओमेगा की वैल्यू इस अकॉर्डिंग हम 2π/t यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म को हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं, q इक्वस टू आई एम, ओमेगा की वैल्यू 2π/ti। सो 2π, तो t हमारा चला गया अंश में, न्यूमरेटर में, और नेक्स्ट हमारी जो टर्म हो गई वो कॉस ओमेगा टी 0 से t/2। ओके, नाउ अब क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिमिट पुट करने वाले हैं। सो ये हो जाएगा आई एम टी डिवाइडेड बाई 2π। अब देखो लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह आ जाएगा t/2 माइनस माइनस फॉर्मूले का, एक तो हो गया हमारा माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ से सेकेंडली हमारा फिर से माइनस जनरेट होगा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तो चलिए हम नेक्स्ट टर्म यहाँ पर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर ये जो माइनस लिखा है इस टर्म को, चलो हम एक बार के लिए इस टर्म को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ से इस टर्म को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे हमने लिटिल बिट एक मिस्टेक हो गई है, देखो यहाँ पर जो माइनस साइन है उस माइनस साइन को हम पहले से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक हमने मिस्टेक कर ली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस साइन है उसको हम लिमिट में पुट करने के पहले कॉमन ले लेते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा कैलकुलेशन में। सो माइनस आई एम टी अपॉन 2π आ गया,
और यहाँ पर ये पॉजिटिव में कॉस ओमेगा टी और 0 से t/2 ये हमारी लिमिट हो गई। ओके, नाउ कोई प्रॉब्लम? देखो यहाँ पे आई एम अपन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी t/0 से t/2। यहाँ से हमने क्या किया, ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर दी 2π/t, तो यहाँ से ये 2π/t हो गया। जो माइनस साइन हमारे अंदर था यहाँ पे ब्रैकेट में, उसको हमने कॉमन ले लिया ऑलरेडी, ताकि हम जब लिमिट पुट करें तो माइनस प्लस में कोई हमारी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा IMT/2π। अब अगर हम यहाँ लिमिट पुट करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा t/2, टी की जगह हमने t/2 पुट कर दिया, बीच में आएगा माइनस और t की जगह वापस 0, तो ये हो जाएगा cos 0, है ना, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम टर्म देखें तो नेक्स्ट टर्म हमारी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, q इक्वस टू -IMT/2π cos ओमेगा t/2 माइनस cos 0। हम यहाँ पे लिखेंगे cos ओमेगा t/2 माइनस cos 0। अब देखो ओमेगा की वैल्यू हमने अभी कंसिडर की थी, अभी हमने ओमेगा की वैल्यू पुट की थी, वो हमारी जो वैल्यू थी वो थी 2π/t। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos ओमेगा ओमेगा की जगह आ जाएगा 2π/t मल्टीप्लाई t/2 और ये हो जाएगा cos 0। ओके, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट -IMT/2π ये हो जाएगा cos पाई माइनस cos 0। और हमने देखा है cos पाई की जो वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पर cos पाई बचा, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी -1, है ना। cos 180 होता है, ये cos 180 की वैल्यू -1 होती है, आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हो आप। सो -1 ये, और इस cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, पॉजिटिव में 1 होती है cos 0 की, तो -1 ये हो गया। और cos पाई की वैल्यू माइनस में 1 होती है। यहाँ से अगर हम देखा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा -IMT/2π, ये हो जाएगा हमारा -2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो IMT/π हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, Q है ना, Q चल रहा है यहाँ पे। सो Q इक्वस टू IMT/π। अब यहाँ पर अगर T को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँ तो ये हो जाएगा Q/T इक्वस टू IM/π, ठीक है। यहाँ से देखो -2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो IMT/π हुआ। T को हमने लेफ्ट हैंड साइड लाए तो Q/T हो गया इक्वस टू IM/π, और Q/T ही हमारा क्या हो गया, I एवरेज। सो I एवरेज इक्वस टू IM/π। I एवरेज की वैल्यू क्या आ गई हमारी, IM/π आ गई। और सपोज करो तो हमने देखा कि Q इक्वस टू IMT/π है, और T को हम लेफ्ट हैंड साइड लाए, सो I इक्वस टू Q, सॉरी यहाँ पर ये एवरेज नहीं है, ओके। देखो T को हम लेफ्ट हैंड साइड लाए, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो IMT/π। T हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया, सो I हो जाएगा, ये I एवरेज नहीं होगा, I होगा I इक्वस टू Q/T। सो I इक्वस टू, सो I की वैल्यू हमारी कितनी आई, IM/π आई। अब हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। अभी ये एवरेज वैल्यू नहीं निकली हमारी, अभी हमें ये करंट मिली है सिर्फ, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, तो आप सब जानते हो। देखो अगर हम एवरेज की बात करें, I एवरेज की बात करें, तो चार्ज कितना है और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, I इक्वस टू Q/T होता है, चार्ज कितना है हमारा Q, और कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है, T/2 टाइम तक फ्लो हो रहा है। एवरेज में हमने देखा है कि कितने टाइम तक कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और कितने टाइम तक फ्लो हो रहे हैं। तो हमारा टोटल चार्ज कितना हमने कंसिडर किया था, Q कंसिडर किया था, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। हमें जो एवरेज वैल्यू निकालनी है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में निकालनी है, और जो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो 0 से T/2 तक चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो टाइम है पॉजिटिव हाफ साइकिल का वो कितना है, T/2, तो डिवाइड में क्या आएगा, T/2, और ये I एवरेज का फॉर्मूला होगा। सो I एवरेज इक्वस टू Q/T/2, ओके। I एवरेज इक्वस टू Q/T/2। और अगर हम यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करें, देखो अभी हमने Q की वैल्यू फाइंड की, देखो ये तो I की वैल्यू है, Q की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड की है, IMT/π। तो Q की वैल्यू IMT/π यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो Q की जगह हम पुट कर देंगे IMT/π डिवाइडेड बाय T/2 हो जाएगा, ओके। और इसको अगर हम डिटेल में सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा IMT/π
मल्टीप्लाई 2/t, है ना, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2Im/π। दिस इज द एवरेज वैल्यू फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। यही हमारे धनात्मक चक्र की एवरेज वैल्यू है, औसत मान है। धनात्मक चक्र के लिए औसत मान हमारे करंट का क्या हो जाएगा, 2Im/π। और अगर इस यहाँ पर 2/π को अगर हम सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार से हमें वैल्यू मिलती है 0.637 Im। या तो आप ये वैल्यू प्रेफर करो या ये वैल्यू प्रेफर करो। अगर हम 2 में पाई का डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 0.637 Im। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। यही हमारे विद्युत धारा के धनात्मक चक्र के लिए औसत मान है। अगर हम इसी प्रकार डेरिवेशन सॉल्व करें और हमने जैसे कंसिडर किया था I = Im sin ωt, उसकी जगह अगर हम कंसिडर करें V = Vm sin ωt और हम वोल्टेज के लिए एवरेज वैल्यू निकालें तो हमें वोल्टेज के लिए जो एवरेज वैल्यू मिलती है वो भी कुछ इस प्रकार से ही मिलती है। वोल्टेज के लिए एवरेज वैल्यू हमें 2Vm/π या 2/π/Vm, और हम इसको कह सकते हैं 0.637 Vm, है ना। तो वोल्टेज हमने जो करंट के लिए यहाँ पे डेरिवेशन डिराइव किया उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो तात्क्षणिक मान है वोल्टेज के लिए वो V = Vm sin ωt कंसिडर करें तो उस कंडीशन में हमें वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू मिलेगी वो एज इट इज सेम मिलेगी जैसे कि हमें करंट की मिली है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। If you face any kind of doubt regarding this whole lecture, in that case you can comment in our doubt section and your doubt will be definitely solved in our upcoming lecture. In our upcoming lecture, we will discuss about the root mean square value, औसत मान, है ना, वर्ग माध्य मूल मान या औसत मान के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।